प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर सिलेबस डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं यहाँ। हम 2 यूनिट डिस्कस कर चुके थे कि आपके सिलेबस में जो 2 यूनिट्स हैं उनमें किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, किस तरह से हम उसको किन चीज़ों को उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तीसरा आपका जो यूनिट है उसमें है एनर्जी रिसोर्सेज। जो टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, स्पेशल पैटर्न्स एंड सप्लाई प्रॉब्लम्स, ये शक्ति संसाधनों के संदर्भ में आपका टॉपिक है सिलेबस में, जिसमें हम परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को भी डिस्कस करते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को भी डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इनके वितरण से संबंधित आ सकता है, इनकी अवेलेबिलिटी, इनकी उपलब्धता में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनसे संबंधित आ सकता है, इनकी अर्थव्यवस्थाओं में, विभिन्न प्रदेशों की अर्थव्यवस्थाओं में इनकी क्या रेलेवेंस है, इनकी क्या प्रासंगिकता है, इनकी कितनी उपादेयता है, इसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कन्वेंशनल, खासकर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जिसमें कि पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, वाटर है, हाइड्रो पावर है, इन सब के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। हर शक्ति संसाधन की अपनी उपयोगिता, अपने गुण, अपनी डीमेरिट्स हैं, अपने गुण, अपने दोष या अपनी कमियां और अपने गुण हैं, और इसी कारण से इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट इकोनॉमिक जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज पर देयर एफिशिएंसी एंड एज पर देयर रिक्वायर्ड एफिशिएंसी और रिक्वायर्ड फॉर्मेट हम उनको यूज़ करते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि कन्वेंशनल सोर्सेज जितने भी हैं, सिवाय हाइड्रो पावर के बाकी जितने भी परंपरागत संसाधन हैं वो सारे के सारे लिमिटेड हैं, नवीकरणीय नहीं है। अब चूंकि सभ्यता के विकास के साथ हमने ये पाया कि जितने भंडार उपलब्ध हैं इन कन्वेंशनल सोर्सेज के, उनको हम बहुत हद तक यूज़ कर चुके हैं, और अब बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए कोई विकल्प ढूंढें, तब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पर जाते हैं। यहाँ हमारे पास विकल्प है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का, जिसमें भारत में स्पेशली, भारत में क्या समस्त विश्व में ये मुख्यतः 5 प्रकार के हैं: सोलर पावर, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, जैव ऊर्जा में हम बायोगैस और बायोमास से प्राप्त होने वाली जो जैव ऊर्जा है उन दोनों को सम्मिलित करते हैं। इसको 2 रूपों में प्राप्त किया जा सकता है, एक तो एनिमल वेस्ट के द्वारा और दूसरा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है या जो वेजिटेटिव वेस्ट है उसके द्वारा। ये जैव ऊर्जा हो गई। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, और ओशन एनर्जी, महासागरीय ऊर्जा। अब सोलर पावर जो है वो भी 2 तरीके की तकनीकों के द्वारा डेवलप होती है, सोलर फोटोवोल्टेइक के द्वारा और सोलर थर्मल के द्वारा। इन दोनों ही प्रकार से, दोनों ही तकनीकों के द्वारा सोलर पावर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अवेलेबल है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में 365 में से करीब 300 दिन इतने हैं, 300 दिन ऐसे हैं जहाँ पर कि पर्याप्त सौर विकिरण हमें प्राप्त होता है और हम सोलर एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे को सिर्फ उसकी अपनी तकनीक के द्वारा उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, और बहुत बड़े पैमाने पर हम अब डेवलप कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से विभिन्न सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में स्थापित हो सकता है, इसकी चर्चा यहाँ पर की जानी चाहिए। विंड एनर्जी भी सिमिलर है। विंड एनर्जी में मिनिमम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर कहीं मन की गति मिलती है तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट की जा सकती है, और अगर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर मिलती है तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जा सकती है। तमिलनाडु के बहुत लंबे कोस्ट पे, गुजरात कोस्ट पे बड़े पैमाने पर विंड पावर डेवलप किया जा रहा है। जैसलमेर में सैम गाँव पूरा का पूरा विंड फार्म से युक्त है। तो बड़े पैमाने पर हम इनको यूज़ कर रहे हैं। इनकी अपने कुछ माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं। इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है। सबसे बड़ा एक जो इम्पैक्ट है वो ये, एक जो रीज़न है वो ये है इसको इससे हिचकिचाने का। लेकिन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी ये है कि ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, ये कभी खत्म ना होने वाले ऊर्जा संसाधन है, और मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी ऑलमोस्ट निल है, नगण्य है, थोड़ी बहुत है लेकिन ऑलमोस्ट निल है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो नहीं ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। तीसरी है जैव ऊर्जा, जिसमें एनिमल वेस्ट के द्वारा गोबर गैस जनरेट की जाती है, और दूसरा एग्रीकल्चर वेस्ट है या वेजिटेटिव वेस्ट है जिसके द्वारा बायोमास एनर्जी जनरेट की जाती है। बायोमास गैसीफायर्स में ये एनर्जी जनरेट की जाती है। इसकी चर्चा इनमें की जा सकती है। भारत में इसका जो वितरण स्वरूप है उसकी चर्चा इसमें की जा सकती है। इसके बाद है
जियोथर्मल एनर्जी, तो भारत में करीब 4000 पॉइंट्स ऐसे भारत सरकार के जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय है उसने पॉइंट आउट किए हैं, उसने लोकेट किए हैं, जहां पर कि जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल है। पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के गर्भ में वो एनर्जी अवेलेबल है, और थोड़ा सा हम अगर उसको आधुनिक तकनीक के अपने यंत्रों के माध्यम से अगर हम उसको जनरेट कर सकते हैं तो हम अपनी एनर्जी की समस्याओं का समाधान बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। कई जगहों पर कुछ छोटे सेक्टर्स में, स्पेशली डोमेस्टिक सेक्टर में, इसका उपयोग हो भी रहा है। सोलर और विंड एनर्जी का उपयोग तो बड़े सेक्टर्स में भी हो रहा है बड़े पैमाने पर। विंड एनर्जी जो है वो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आ रही है, सोलर एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आ रही है। हमारे अपने महाविद्यालय में अगर आपने देखा हो तो हमने सोलर प्लांट लगाया हुआ है, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो लेकिन और बायोमास एनर्जी एग्रीकल्चर सेक्टर में और डोमेस्टिक सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा है महासागरीय ऊर्जा। महासागरीय ऊर्जा की चर्चा जब हम करते हैं तो वो दो प्रकार से जनरेट की जाती है। हालांकि महासागरीय ऊर्जा के दोनों ही जो तरीके हैं, दोनों ही जो तकनीक है, वो अभी तक टेस्टिंग स्टेज पर है, पर हमारे पास क्योंकि अगाध महासागर अवेलेबल हैं, हम इनको भविष्य के लिए भंडार गृह के रूप में, ऊर्जा के भंडार गृह के रूप में स्थापित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं, आशान्वित हो सकते हैं। एक तो है ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। महासागर की ऊपरी और निचली सतहों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, उस डिफरेंस के आधार पर एनर्जी जनरेट की जाती है। और दूसरा है टाइडल एनर्जी, जो ज्वारीय जो लहरें आती हैं उनकी ऊर्जा से, उनकी शक्ति के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दोनों ही अभी हमारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। ये सारी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं जिनकी चर्चा हम इस टॉपिक में कर सकते हैं, जिसकी चर्चा इन सवालों में करनी है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण उद्योग इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। फैक्टर्स, इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से तत्व हैं जो कि उत्पादन करने के लिए निर्माण उद्योगों के लिए ज़रूरी होते हैं, हम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार फिर जिक्र कर लेती हूँ कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें है रॉ मटेरियल, कैपिटल, वाटर, लैंड, एनर्जी रिसोर्सेज, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल पॉलिसीज़। ये सब मेजर फैक्टर्स हैं जो कि कहीं पर भी निर्माण उद्योग की स्थापना और उसके रनिंग में, उसके क्रियान्वयन में योगदान देते हैं। कहाँ ये फैक्टर्स फेवरेबल है, कहाँ नॉन फेवरेबल है, उस आधार पर डिसाइड होता है कि कहाँ पर किस प्रकार की इंडस्ट्री स्थापित हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर स्थापित कर दी जाए तो वो आगे रन कर सकती है या नहीं कर सकती। इन सब की चर्चा इसमें की जानी चाहिए। इसके बाद थेरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन है, हम क्लासेस में भी चर्चा कर चुके हैं कि थेरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन की आर्थिक गतिविधि, कोई भी औद्योगिक स्थापना के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, या ये कुछ विद्वानों ने सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करके ये थेरीज स्थापित किए हैं, सिद्धांत दिए हैं कि किसी भी उद्योग की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए। मूलतः दो स्कूल ऑफ थॉट इसमें प्रचलित हैं, एक है मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज और एक है रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। या इसको हम मोटे तौर पर इसको ये भी हम छोड़ते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक है लीस्ट कॉस्ट थेरीज और दूसरा है मैक्सिमम रेवेन्यू थेरी, मोस्ट रेवेन्यू थेरीज। मतलब लीस्ट कॉस्ट जहाँ पर न्यूनतम लागत आती है, जैसे कि वेबर की थेरी है। ये विद्वान ये मानते हैं कि, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये अर्थशास्त्री मानते हैं, और उन्हीं को फॉलो करते हुए आर्थिक भूगोलवेत्ताओं ने इन थेरीज को अपने उसमें लिया है, अपने विषय में प्रवेश दिया है कि वह बिंदु जहां पर उद्योग की समस्त आवश्यकताएं पूरी होते हुए न्यूनतम लागत आती हो, वो बिंदु सर्वश्रेष्ठ अवस्थापना हो सकता है किसी भी उद्योग के लिए। दूसरा जो वर्ग है विद्वानों का, वो ये मानता है कि ऐसा नहीं है, वो बिंदु सर्वश्रेष्ठ अवस्थापना है जहां पर अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती हो। तो एक रॉ मटेरियल ओरिएंटेड है लीस्ट कॉस्ट थ्योरी, और दूसरा जो है वो मार्केट ओरिएंटेड है, जो मार्केट को ध्यान में रख के स्थापित की गई है। वेबर, लॉश, हूवर, इजार्ड, स्मिथ, इन सब की थेरीज इन्हीं दोनों फैक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। वेबर, हूवर और लॉश ने लीस्ट कॉस्ट थेरी और मैक्सिमम रेवेन्यू थेरी पर ध्यान दिया, और इजार्ड और स्मिथ की थेरीज जो है वो इन दोनों के बीच में एक मध्यम मार्ग लेकर चलती हैं, तो कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा संतुलित दिखती हैं, बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं दिखती। इन थेरीज पे नॉर्मली क्वेश्चन आपके उसमें आता है, आप उस पर्टिकुलर, हमने चर्चाएँ की हैं, हमने पढ़ा है, आपके पास मटीरियल भी है कि किसी पर्टिकुलर की वेबर ने किन परिकल्पनाओं को लिया, किसी भी विद्वान ने, चाहे वेबर
की बात करें या लॉश की बात करें, जब भी इसकी थ्योरी पर किन्हीं की भी थ्योरी पर अगर क्वेश्चन आता है तो हम ये बात हम उसमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले उनकी क्या परिकल्पना थी, उन्होंने किस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी थ्योरी दी, फिर उनकी स्थापना क्या थी, सिद्धांत क्या रहा, और उसके बाद उस सिद्धांत में उन्होंने किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया, उस सिद्धांत में आगे कोई संशोधन अगर उन्होंने किया तो उसका जिक्र किया जाए, और उसके बाद किन आधारों पर उनकी आलोचना की गई। क्योंकि सिद्धांत आता है तो हमेशा उसकी कोई ना कोई एक वर्ग जो है विद्वानों का वो उसकी आलोचना भी करता है, क्योंकि सिद्धांत प्रैक्टिकली हमेशा कहीं ना कहीं कोई गलती उसमें रह जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड और खुद ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में सिद्धांत एक ही तरह से लागू हो हर प्रदेश में, ऐसा कई बार संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कई बार आलोचनाएं भी होती हैं, तो उसकी आलोचना की बात की जाए और फिर आलोचनाओं के होते हुए भी उसकी क्या रेलेवेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर अपनी बात खत्म की जाए। ये किसी भी सिद्धांत के बारे में बात करने का सही जो पैटर्न है वो ही है। इस पर आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है मेजर इंडस्ट्रीज, उसमें है आयरन स्टील, एल्यूमिनियम, पेपर एंड पल्प, कॉटन टेक्सटाइल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये इंडस्ट्रीज आपके सिलेबस में है। इसमें हर इंडस्ट्री के लिए आप ये देखिए कि पहले मान लीजिए आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात हम करते हैं, इसी पैटर्न पर हम बाकी इंडस्ट्रीज को भी चर्चा कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। पहले तो उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उस इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज क्या चाहिए, और कितनी, ये तो इन जनरल तो सारी चीज़ें चाहिए ही, लेकिन कौन सी चीज़ ज़्यादा उपयोगी है और उसको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, उसके रिसोर्सेज लिखिए, और उसके बाद देखिए कि वो कहाँ पर स्थापित हो सकती है, जहाँ पर सारे फैक्टर्स तो अवेलेबल नहीं हो सकते, हो सकता है एक दो फैक्टर जो है उसको एडजस्ट करना पड़े, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर कौन से फेवरेबल फैक्टर्स हैं जो उस इंडस्ट्री की स्थापना को सत्यापित करते हैं, और उसके बाद वो कहाँ कहाँ स्थापित है विश्व में, और उसके क्या विज्ञान और तकनीक के साथ उसकी स्थापना के पैटर्न में कोई चेंज आया है, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री में आया है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये चर्चाएं भी की जाए, और उसके बाद हम बताएं कि विश्व में कहाँ कहाँ वो इंडस्ट्री स्थापित है, और कहीं स्थापित है उसकी ज़्यादा कहाँ कहाँ कितना प्रोडक्शन है, और वो जहाँ ज़्यादा है, जहाँ सफल है वहाँ क्यों है, जहाँ सफल नहीं है वहाँ क्यों नहीं। ये चर्चा करते हुए हम उसको कंक्लूड करें। हर इंडस्ट्री को हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ कैसा मार्केट चाहिए, कैसा नेचर ऑफ कमोडिटी है, रॉ मटेरियल जो मंगा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो परशेबल है कि टूट फूट वाला है कि नहीं है, उस आधार पर ही डिसाइड होगा कि वो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास लगाई जानी चाहिए या मार्केट के पास लगाई जानी चाहिए। तो इंडस्ट्री का नेचर कैसा होना चाहिए ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल। तो उस आधार पर हम इंडस्ट्री की जो स्थापना है उसकी बात करेंगे। तो ये लोकलाइजेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, इस तरीके से इनको डिस्कस किया जाएगा। आगे की बात हम अगले लेक्चर में करते हैं।